आंदोलन का दूसरा चरण तो पूरा हो गया, पूरा हो गया, हो गया, नहीं हुआ, हो गया। अब कुछ घटनाएं बची हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कम्युनल अवार्ड क्या है? क्या टॉपिक चल रहा है बताना जरा सभी ने। अब ये आंदोलन का दूसरा चरण तो पूरा हो गया, पूरा हो गया, हो गया, नहीं हुआ, हो गया। अब कुछ घटनाएं बची हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दो। हाँ, तो मैंने आपको सभी ने आंदोलन पूरा करा दिया। अब हेडिंग डालिए सांप्रदायिक पंचायत। इंग्लिश में इसे कहते हैं कम्युनल अवार्ड, अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड। मैं पीछे पीछे देख के आ रहे हो हैं। हाँ नमस्कार। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कम्युनल अवार्ड क्या है बताओ? थोड़ा बहुत सुना है तो बताइएगा। नहीं ठीक है, ठीक है, मैं बताऊं। शब्द है कम्युनल यानी सांप्रदायिक का। तो बात ये थी कि गांधी जी के समय आंदोलन के समय समझ चुके थे कि भारतीयों को बांटने की जरूरत है। और भारतीयों को बांटने के लिए पहले ही मुस्लिमों को बांटा जा चुका था। 1909 एक्ट का नाम था मार्लिमेंट। 1919 में सिख एवं भारतीय ईसाई इनको भी बांट दिया गया, नाम था मॉन्टेग्यू जम्स। अब अंग्रेजों की नजर दलितों पर थी और ये हर कीमत पर दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। हर कीमत पर देश का हर विभाजन को करना चाहते थे। अतः जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड घोषणा करता है, घोषणा कब करता है डेट बताओ? ऑप्शन है दो, 10 अगस्त 1932, 14 अगस्त 1932, 18 अगस्त 1932, 22 अगस्त 1925। 10 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। अच्छा बिल्कुल सही है। ये ना 10 से ना 14 बल्कि है 16, 16 अगस्त 1932 को ये घोषणा हुई। ये घोषणा को ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कहा जाता है। इसमें भारतीय, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इनके साथ साथ ईसाइयों के साथ दलितों को भी बांटकर पृथक संप्रदाय मानते हुए, दलित हिंदू में नहीं बल्कि पृथक संप्रदाय मानकर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। ये जीत थी अंग्रेज सरकार की और हार थी भारतीय एकता की। अम्बेडकर पूछता कि देखो मैंने सभी विधानसभाओं में, पूरे भारत की विधानसभाओं में 71 सीटें दलितों को दे दी गई, दलितों को दी गई। तो अम्बेडकर पूछता कि वाह मेरा संघर्ष काम आया, अब दलितों को 71 सीटें तो मिलेंगी मिलेंगी। अम्बेडकर पूछते गांधी बात हुई था। अब कांग्रेस ने कौन सी नीति अपनाई इसके प्रति? कांग्रेस ने सांप्रदायिक पंचायत के प्रति न समर्थन न ही विरोध की नीति अपनाई। ना तो समर्थन करेंगे ना ही विरोध करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में दलित भी बहुत थे और दलितों को ऐसा लग रहा था कि वो जीते, लेकिन सच में तो दलित हार गए थे, हिंदू हार गए थे, भारतीय हार गए थे, अंग्रेज जीते थे। गांधी जी उस समय यलदा जेल में थे। मैंने आपको बताया था दिखाया था यलदा जेल, गानों को चर्चा शुरू हुआ तो उसी ने दिखा दिया। तो पक्का यलदा में है ना, किसी का गांधी जी बाहर हो तो प्लीज उसको जेल ले जाओ। और वो भी कहाँ? यलदा। तो यलदा जेल में गांधी जी हैं, बड़े दुखी हैं, वो 4 समस्याएं ले चुकी। तो उन्होंने समझा कि ये लो भारत बढ़ते बढ़ते अब हिंदू भी बढ़ गया। तो उन्होंने अम्बेडकर को बुलाया और अम्बेडकर को बुलाकर खूब समझाया कि अम्बेडकर तू क्या सोचता है कि सरकार दलितों के हित में सोच रही? बिल्कुल नहीं। दलितों की जो समस्या है वो भारत की समस्या है, हमारे समाज की समस्या है, इसको समाज ही दूर कर सकता है। और दलितों की सबसे बड़ी समस्या अस्पृश्यता की है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो अस्पृश्यता की है और इसलिए इस अस्पृश्यता की समस्या को समाज ही दूर कर सकता है। यदि कानून से दूर करेंगे तो दूर होगी भी नहीं। अलग से मत करवा दो प्लीज। अम्बेडकर गांधी तू रहने दे। तो क्या क्या है हम दलितों के लिए 5000 साल हो गए हम दलितों को हिंदू कहते हैं, शर्म नहीं आती? एक तरफ हिंदू कहते हो, दूसरी तरफ हमें इतना नीचा मानते हो कि हाथ लग जाए तो नहाना पड़ता है तुम लोगों को। मंदिर से चढ़ने नहीं दिया जाता। हम कैसे हिंदू आ रहे हैं? हमारा भगवान, हमारा राम, हमारा कृष्ण नहीं है, क्योंकि हम लोग मंदिर जाने की पूजा नहीं कर सकते। तुम्हारे हिंदू के साथ हम पानी नहीं पी सकते, तुम्हारे साथ हम हाथ नहीं लगा सकते, फिर हम कहां से हिंदू हैं? तो पीड़ा थी। अम्बेडकर खड़ा हो गया कि जो हुआ वो ठीक हुआ, हिंदू बढ़ता है बढ़ने दो, लेकिन दलित अबोध नहीं सहेगा। इसलिए उन्होंने अम्बेडकर ने गांधी को मान जा, देख ले, बोला नहीं मानू, नहीं माने तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। बोला मरूंगा मैं, तू देख ले। और तारीख क्या थी, स्थान कौन सा? जलदा जेल। सच में गांधी ने भुगतान कर दी। और वो भी खतरनाक वाली, मतलब कि पानी भी नहीं पीना, मतलब कि गांधी को जाएगा। और ये बात बर्दाश्त नहीं थी। जब अम्बेडकर नहीं माना तो अम्बेडकर से बात करने वाले मदन मोहन मालवीय, सीराज गोपालाचारी जैसे नेताओं ने आकर, और भी 3-4 नेता जिनमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, इन्होंने अम्बेडकर को समझाया कि अम्बेडकर यदि गांधी को कछु हो गया तो गांधी का हत्यारा किसको माना जाएगा? तू बता अम्बेडकर को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाऊंगा मैं, कुर्बानी दे दूंगा मैं दलितों के लिए। उसने कहा बावड़े तू तो देगा, लेकिन हर गांव का व्यक्ति जब बढ़ेगा तो गांव के अंदर रहने वाले दलितों को इसलिए उत्तरदायी मानेगा और गांव की विरोध दलितों पर अब टूटेगी। और अब तक तो क्या अत्याचार हुआ है भूल जाएंगे सब। अब जो होगा उन दलितों के साथ, बेचारों के साथ गांव गांव में जो हिंसा होगी, जो कांड होंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हो सकता है कितना दलित समुदाय या हिंदू समुदाय संघर्ष में मारा जाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तब अम्बेडकर ने कहा कि अभी नहीं हूं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गांधी जी की मरने की बात कर, गांव में किसान और मजदूर वो सिर्फ गांधी को जानता है, गांधी को मानता है। तो बात तो कर गांधी से, क्योंकि गांधी खुद अस्पृश्य था। तू जब बच्चा था तब वो अस्पृश्यता दूर करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी नजर में कोई भी दलित अछूत नहीं है, वो दलित को हरिजन मानते हैं, ईश्वर का प्रिय मानते हैं। अब उन दोनों की सहमति के बाद 30 तारीख को 26 सितंबर 1932 को अम्बेडकर दोबारा गांधी जी के पास गए और अम्बेडकर एवं गांधी के बीच बातचीत हुई। गांधी के बीच एक समझौता हुआ। इसे पूना में होने के कारण, पूना समझौता और समझौते को अंग्रेजी में पैक्ट कहते हैं, तो इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। पूना पैक्ट क्या किया गया इसमें? गांधी ने कहा स्वर्ण कास्ट का हक मेरे दलित भाई बहन को मिले तो मैं 1000 बार दूंगा, लेकिन मैं मेरे देश को बढ़ने नहीं दूंगा। इन्होंने कहा, गांधी ने कहा कि मैं सांप्रदायिक सीटों को तो स्वीकार नहीं करूंगा, ये कर दिया गया। एवं दलितों को आरक्षण के माध्यम से, आरक्षण द्वारा 71 सीटों के स्थान पर कितनी दी गई?
47 सीटें दी गई, 147 सीटें दी गई। अभी 48 नहीं है, हाँ 47 है। इसको 47 पहले जो 48 रखा है, समझौता 47 पर हुआ है। अब एक आध लाइन ने 48 लिखना शुरू किया, नोट्स में भी आगे बच्चों ने रट्टे मार लिए। मैंने पिछली बार भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। ये 47 मतलब 47 147। मैं रुका हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 48 नहीं तो 47 है, इसका मतलब बात कुछ गहरी है। तो आपकी बुद्धि चलाई होगी, आपकी बुद्धि में कुछ तो बात आई होगी, नहीं आई? तो मैं पूछूं, बताओ। है मेरे राजस्थान की महिला व्याख्याता हो, आगे की लाइन में जो बैठी है, सारी व्याख्याता। आप मुझे बताओ, बताओगे क्या? शाबाश, तुम इशारे में, तो तू बता। गांधी जी यहाँ इन दलितों को, बापड़ों को 71 सीट देने में तो गांधी के पेट में दर्द हो रहा है, और इधर वो 171 के स्थान पर 147 राज्यों को दे रहा है। ये चक्कर क्या है? बताओ, बताओ ना मैडम, आप बता दो। क्यों नहीं? आप बताओ ना, आप बताओ ना मैडम, आप बताओ। ये तो सारी व्याख्याता मना कर रही है। एक मैडम बताएंगे, पहले मैं किसी से पूछ लेता हूँ। तो जितने भी जेंट्स व्याख्याता हैं, बताओ ना। गुड। अरे गलती तो होगा, बोल तो सही। 18%। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ 71 नहीं दे रहा, 147 दे रहा है, ये चक्कर में समझ नहीं आया। गुड, तुम दोनों तीनों ठीक पकड़ा। अरे बाबा, तुम हमेशा संख्या के ऊपर फोकस करते हो क्या? शब्दों को पकड़ो। सांप्रदायिक सीटों को स्वीकार किया है आरक्षण के माध्यम से, कितनी दी है? 71 के स्थान पर 100। मैंने कहा, गांधी कहता है कि भाई दलितों का हक 71 सीट है, मैं उसे स्वर्ण हिंदुओं का हक दूंगा। मुझे दलितों का उत्थान करने में कोई समस्या नहीं है, मुझे समस्या है सांप्रदायिकता से। मैं दलितों को हक दूंगा, लेकिन उनको हिंदू धर्म से पटने नहीं दूंगा, तब तक संप्रदाय नहीं। हिंदुओं के आरक्षण में से ले लो ना तुम, चाहे जितने लो। नहीं समझे? दोबारा समझो, मैं दूसरा उदाहरण से समझाता हूँ। सुन, इधर है सांप्रदायिक सीटें, और इधर है सामान्य जो सीटें हैं, उन सामान्य सीटों में आरक्षण। दोनों अलग बात है, अर्थ समझ लो तुम। सांप्रदायिक सीटें जहां भी होंगी, वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी वही होगा, और मतदाता भी उसी वर्ग के होंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझा दूं, मान लो कि मुस्लिम सीट है, तो मुस्लिम मतदाता होंगे, मुसलमान खड़े होंगे। मान लो ये सीट जयपुर की, और जयपुर में ये जो सीट सिटी की है, ये मान लो कि मुस्लिम सीट हो तो सिर्फ मुसलमान व्यक्ति ही सीट पर खड़ा होगा, और वोट भी कौन डालेंगे? अब मान लो कि मैं मुसलमान हूं, मानने में कोई दिक्कत है ही नहीं, और इस सिटी जयपुर सिटी की सीट मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक सीट है, और मैं खड़ा हो गया। दूसरे मुसलमान है दीपक सर, मैं इतिहास को मान लेता हूँ, दोनों खड़े हो गए। आप लोगों में सब में वोट है नहीं, आपकी क्लास में मुश्किल से 4 5 या 10 मुसलमान होंगे, हद मार 5 ही मान लो। अब मेरे तो काम के वोटर तो वो 5 ही है ना, बाकी तो फालतू बहुत है। अरे तो वोट नहीं दिया किस काम का? नहीं समझे? इसलिए मेरा दहेज वो 5 ही है, और मैं उन 5 को रिझाने के लिए, उन्हें पटाने के लिए हर कोशिश करूंगा, नहीं करूं। इसलिए मैं वोट, चूंकि तुम दोगे नहीं, तुमसे मतलब नहीं, मैं बोलूंगा आज हिंदुस्तान इस्लाम खतरे में है, और मैं इस खतरे का सामना करने के लिए जा रहा हूं, मेरा साथ आप लोग दें, और मैं आपका भाई इस्लाम के लिए सर कराने के लिए तैयार है। तो मेरा दोस्त, मेरी सारी बात वो सिर्फ उसी मुद्दे के लिए बस। समझो, जब दीपक सर को पता लगेगा कि विजय राजनीति अपन दूर दूर है, तो तुम जाओ मेरे को। तो बाकी दीपक सर आएंगे, तुम्हें फिर वो वोट दोबारा बसने की बात हो गया। मेरा परिवार में से 2 इस्लाम की रक्षा के लिए मरे हैं, और मेरा पूरा परिवार इस्लाम के लिए मरेगा, लेकिन साथ मुझे देना। विजय जी तो सिर्फ बसने देना जानते हैं, मरने वाला मेरा परिवार है, मेरा साथ देना। तो हम दोनों जो है काम में आएंगे, हमारा उद्देश्य। और मेरे को पता लगा दीपक सर ने परिवार की बात कही है, तो मैं 2 4 ब्राह्मणों को, हिंदू धर्म के जो है, उनको चाहे मुझे बेइज्जती करनी पड़े, 2 4 थप्पड़ मार जाना पड़े, अखबारों में फोटो छपवानी पड़े, लेकिन मैं ऐसा करके झूठ कि देखो आज कौन लड़ रहा है तुम्हारे लिए, आज मैं। तो बात समझो ना, तो समझ लें, जैसे ब्राह्मण का नाम है, मैडम खड़ी होकर तलवार लेकर के, किस तरह आपने बोला बोला कैसे? यही तो चाहता था मैं, कि इन भाषणों से दूसरे वर्ग के अंदर दर्द उठता है। मैडम उठा, वो बदला लेने के लिए तलवार लेकर आगे निकलता है। मैडम तैयार थी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया सर? ब्राह्मण कैसे मारोगे, ऐसे कैसे? मतलब इधर ये बोलेंगे तो इधर दूसरा वर्ग जो है वो भी कहेगा कि बात सही बता लेंगे। बता दें आप, हिंदुस्तान में जो है इस्लाम ने जो दादागिरी करी है, अब एक सामान्य नागरिक बना करके छोड़ेंगे, तो मुद्दा क्या होगा? लड़ाई का, टकराव का, हिंसा का। और ये अंग्रेज चाहते हैं, नहीं चाहते? चाहते हैं फूट डालना। और इसका मतलब ये इधर मुस्लिम जो है जोरदार भाषण देंगे, उधर जो है वो ब्राह्मण और दूसरे वर्ग की। ये बात हमारी हिंदुत्व की है, मन जाएंगे, कट जाएंगे, हिंदुत्व को झुकने नहीं देंगे। आओ आज हम भारत में फैसला करते हैं कि इस्लाम रहेगा, हिंदू रहेगा, गली गली में नहीं होंगे। और ये चाहता कौन है? अंग्रेज। इसलिए सांप्रदायिक सीटें। अब आओ इधर, इधर सामान्य सीटें हैं, इसका मतलब उम्मीदवार जो है वो कौन है? मुस्लिम है, मान लो, माना हमने, लेकिन जो वोटर है वो है सभी। जैसे अभी सामान्य सीटों में कुछ महिलाएं की सीटें आती है ना, तो उसमें वोट तो सारे देते हैं। कई ऐसी सीट आती है तो सरपंच खड़ा होने वाला एससी का होता है, लेकिन वोट तो सब देते हैं उसको। इसलिए आरक्षण का मतलब वोटर कौन होंगे? अब मतलब मैं और दीपक जी खड़े तो हो गए, पता है इस्लाम क्या है, सीट इस्लाम की आरक्षण से मिली, लेकिन वोट देने वाले तुम सबको। अब दीपक जी सराहेंगे, आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई थे और रहेंगे, मुझे सबके समर्थन की जरूरत है, विकास करूंगा मैं जयपुर का, इसीलिए इसे वोट लेता हूं। आपको विकास के लिए वोट मुझे देना, जब मुझे पता लगेगा तो मैं दूंगा। मैं भी कहूंगा कि मेरी उंगली काट दो, मैं मुसलमान हूं, खून टपक रहा है लाल रंग का, और एक हिंदू की उंगली काट दो लाल रंग का। जब इन भगवान ने कोई अंतर नहीं किया तो तुम और हम कौन होते अंतर करने वाले? खैर, बात क्या है, बात क्या है? वोट मिलेंगे, जीत होगी, लेकिन इससे आप ये बताओ कि मेरी इस भाषण से हिंदू मुसलमान में फूट पड़ेगी, एकता बनेगी? एकता होगी, सबकी वोट चाहिए। और ये चाहता है गांधी, इसलिए गांधी जी ने सामान्य सीटों में क्या दिया और किसका विरोध किया? सांप्रदायिक सीटों का। बात अब समझ में आई होगी। सांप्रदायिक सीटों को गांधी ने कहा कि नहीं, चाहे आरक्षण के माध्यम से दूरी लो, लेकिन मैं बटने नहीं दूंगा, फूट नहीं पड़ने दूंगा। तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, लिखा दो, ओके। सांप्रदायिक पंचायत लेना, तो डाल दो, डाल दी, लिखे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रंजन मैकडोनाल्ड ने, मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को अपनी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसमें जिसमें मुस्लिम सिख और ईसाइयों के साथ साथ, मुस्लिम सिख और ईसाइयों के साथ साथ दलितों को भी, दलितों को भी पृथक सांप्रदायिक, सांप्रदायिक वर्ग मानते हुए, पृथक सांप्रदायिक वर्ग मानते हुए प्रांतीय विधायकों, प्रांतीय विधायकों, विधायकों में 71 सीटें, 71 सीटें पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन हेतु दी, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन हेतु दी, निर्वाचन हेतु दी। कांग्रेस ने इसके प्रति, कांग्रेस ने इसके प्रति
ना समर्थन और ना ही विरोध की नीति अपनाई। कांग्रेस ने इसके प्रति ना समर्थन ना ही विरोध की नीति अपनाई। ओके, नीचे नोट डालें, नोट। सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा भारतीय महिलाओं को पहली बार 3% सीटें, 3% सीटें दी गई। उद्योगपति ऑब्लिक पूंजीपति, उद्योगपति ऑब्लिक पूंजीपतियों को भी आरक्षण दिया गया। नीचे देखें, सांप्रदायिक पंचायत के लिए गांधी जी ने कहा, सांप्रदायिक पंचायत के लिए गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, थैंक यू मच, यह राष्ट्रीय एकता तोड़ने का प्रयत्न है, यह राष्ट्रीय एकता तोड़ने का प्रयत्न है, यह राष्ट्रीय एकता तोड़ने का, तोड़ने, अरे लिखूं क्या, राष्ट्रीय एकता तोड़ने का प्रयत्न। गांधी जी ने बताया कि, नीचे दोबारा गांधी जी का नाम, गांधी जी ने बताया कि इससे तो दलित वर्ग हमेशा, इससे तो दलित वर्ग हमेशा अस्पृश्य वर्ग बनकर रह जाएगा, कोमा, दलितों का विकास, अस्पृश्यता की समाप्ति, दलितों का विकास अस्पृश्यता की समाप्ति एवं सामाजिक सुधारों से ही संभव है। तो ये सांप्रदायिक पंचायत को पहले देखो और समझो, इसमें कुछ समझ में आया, फिर कुछ अभी भी नहीं आया, आ गया सारा, पूछ लो, मैं फिर से पूछ लूं, चल तो ठीक बता। गांधी ने जो कहा ना कि इससे तो दलित हमेशा एक अस्पृश्य वर्ग बनकर रह जाएगा, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, तुम्हारे क्या आई, तुम बताओ। खाना खाते नहीं अपन, तो इसकी अब बताओ, बिल्कुल ठीक है, बात सही समझ रही हूँ कि हम दलितों को एक पृथक वर्ग बना रहे हैं, ऐसा वर्ग जो हिंदुओं से अलग हो गया, लेकिन उसका नाम क्या होगा, तो अब वो वर्ग अलग हो गया ना, नाम क्या रहा, अस्पृश्य वर्ग, तो इसे तो हमेशा वो अस्पृश्य वर्ग ही बनाएगा, भले उसको सीटें कितनी भी मिल जाए, लेकिन उसकी पहचान तो अस्पृश्य रहेगी, यदि वो अलग हो गया तो जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उस वर्ग का नाम अस्पृश्य रहेगा। तो गांधी का अलग करने से कोई मतलब नहीं, उसे उल्टा नुकसान है। सुधार कब होगा, जब हिंदू समाज अपने भीतर सुधार करे, समाज सुधार हो, अस्पृश्यता की समाप्ति हो। स्वयं हिंदुओं को मैं लगाऊंगा कि हर स्वयं हिंदू दलित के घर जाए, उसे भोजन दे, उसके घर भोजन बनाए, उसके बर्तन में बनाए और उसके साथ बैठकर एक थाली में खाए, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको हिंदू कहलाने का हक नहीं है। और गांधी ने ऐसा किया, उसने हरिजन यात्रा प्रारंभ की और उसने अपने साथियों के साथ में हर हरिजन के दलित के घर गए और भोजन किया, उन्हें यात्रा संबंध की, और यही कारण है कि उसमें एक भयावह समस्या छुआछूत की खत्म हो गई। तो गांधी को पता था कि अलग वर्ग बना देने से उसकी पहचान स्थायी हो जाएगी, यदि उसको गालियां करना तो समाज के भीतर ही होगा। तो समझ में आ गया आपको, थैंक यू बेटा, ओके, आगे की बात और सुनो, आगे पहले पुनः समझौता, पुनः समझौता, पुनः समझौता। तो इसमें दिखाना स्टार्ट करूं, गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को यमुना जेल पुणे में आमरण अनशन कर दिया, कर दिया। अब यहाँ मजे की बात देखो, तो जब आमरण अनशन कर दिया तो भारत बढ़िया चल हो गई कि गांधी जी ने अब पानी छोड़ दिया, इसका मतलब जा सकते हैं, प्रार्थनाएं हुई, लोगों ने झुंड बनाकर यमुना जेल की ओर गांधी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक भारतीय नेता जिनका नाम था टैगोर, टैगोर ने गांधी जी के इस प्रयास की ताली बजाते हुए कहा कि वाह, ये राष्ट्र की एकता के लिए उत्कृष्ट बलिदान है गांधी जी का, कि उन्हें खुद की प्रणाली में चला दिया जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे समाज को नहीं बदलने दूंगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ युवा जो नेता थे वो गांधी की आलोचना भी कर रहे थे, और अपनी बात को आलोचना करने के लिए जवाहरलाल नेहरू भी आगे आ गया। उसने कहा गांधी जी ये भूख मरने का काम, व्रत करने का काम, ये उपवास करने का काम तो बूढ़ी औरतों के लिए छोड़ दो, कम से कम ये काम तो उनका है, ये व्रत औरतों का कार्य है, छोड़ दो, राष्ट्रीय आंदोलन की ओर लगाओ, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी कैसे लेनी उसके ऊपर फोकस करो, ये क्या छोटी छोटी बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हो, आमरण अनशन कर रहे हो। लेकिन गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें क्या सोचता है सोचने का काम है, जो तय किया वो करना, ठीक है, तो लिखते जाओ। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा मुझे मौत की परवाह नहीं है, मुझे मौत की परवाह नहीं है, परवाह, मौत की परवाह नहीं है, मुझे मेरे समाज में, मुझे मौत की परवाह नहीं है, मुझे मेरे समाज में विभाजन की चिंता है, मुझे मेरे समाज में विभाजन की चिंता है। टैगोर ने कहा, टैगोर ने कहा भारत की एकता के लिए, टैगोर ने कहा भारत की एकता के लिए यह गांधी जी का उत्कृष्ट योगदान है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा,
आगे देखें, मदन मोहन मालवीय, मालवीय एवं एमसी राजा, कोमा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की मध्यस्थता से मध्यस्थता से 26 सितंबर 1932 को 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ, पुनः समझौता हुआ जिसमें जिसमें डैश मार के नंबर 1 दलितों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार किया गया। नंबर 2 जिसमें जिसमें डैश मार के नंबर 1 पुनः समझौता हुआ, पुनः समझौता हुआ जिसमें जिसमें डैश मार के नंबर 1 दलितों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार किया गया। नंबर 2 प्रांतीय असेंबली में प्रांतीय असेंबलियों में 71 के स्थान पर 147 सीटें आरक्षण द्वारा दलितों को दी गई। तीसरा केंद्रीय असेंबली में 18% सीटें दलितों को दी गई। और चौथी बात सरकारी सेवाओं में दलितों को आरक्षण दिया गया। लिख दिया। इसका मतलब प्रांतों में 71 के स्थान पर तो 147, केंद्र सरकार में भी असेंबलीज में दलितों को कितनी सीटें 18%, और साथ में जो सरकारी नौकरी है उनमें भी दलितों को आरक्षण दिया गया। इस प्रकार से गांधी जी ने भारत में हिंदू धर्म में एक विभाजन को रोक दिया, हिंदू में एक और विभाजन से बचा लिया। तो नोट नीचे इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय समाज को एक और विभाजन से बचा लिया। तो गांधी जी के जिन्होंने इतने काम कर लिए मेरे बस में नहीं आता। आता है बताओ? अरे आपके बस में आता है कुछ? नहीं आता है बता दो, पूछ लो बस में आए तो पूछ लो, देख लो अपने आप को। लेकिन एक शर्त है, बीच में एक क्वेश्चन ऑप्शन देकर कोई फुसफुसाहट ना करे, क्वेश्चन सरल है और एक बार पोल खुल गई ना तो सब पे आ जाएगा। तो बीच में फुसफुसाहट न करें, खुसफुसाहट न करें, शांत रहें और क्वेश्चन को समझें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। एक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के सेकंड चरण का प्रारंभ। 2, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। 3, सांप्रदायिक निर्वाचन का डायरेक्ट दो, सांप्रदायिक पंचाट। डी, पुना पैक्ट। और ई, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों उत्तर मैं यहां पर लिख रहा हूं ए, 1 2 3, ये मैंने नीचे गड़बड़ कर दी, 4 और ये 5। ओके तो 1 2 5 3 4, बोलना मत बीच में। 1 2 3 4 5। सी 1 1 2 6 5 आ गया। 1 2 5 4 और 3। और डी 2 सॉरी 5 1 सॉरी 2 5 1 3 4। अब रुक जाओ प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए वाले जरा हाथ खड़े करें। ए में 1 2 बोलो ना, अरे ऊंचा करो। 1 2 मैडम बोलो ना, कहीं हाथ है कि चुप नहीं है? नहीं हो साथ, छोड़ दिया साथ, चलो तो छोड़ दिया। अरे कोई तो है, अब वो 2 थे वो भी गए। ये होता है भीड़ में। बी में फटाफट बता दो, बी वाले 1 2 3 4 5 6 7 वो थारी की। सी वाले फटाफट वाला सी, बस सी, कोई नहीं कोई ना। डी वालो जरा हाथ उठा लो। हाय हाय क्लास, ये बात है पढ़ाने का दम है, इसको कहते हैं। दोबारा करो, लगभग जो है 90% क्लास है, लेकिन मेरे बावड़े बच्चों सही उत्तर क्या है? अरे तुम्हारे नोट्स में देखो ना, सभी ने आंदोलन का है, सॉरी ऑप्शन गलत हो गया। इस ऑप्शन को हटा दो और 2 हर जगह से मिटा दो। 2 ऑप्शन सही करो। ओके सेकंड क्या? सेकंड गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन मैंने कर दिए हैं सही, 2 1 बस 2 2 2। अब क्लियर है ना? अच्छा तो सोई ना यार, हो गई ना गलती तो ध्यान नहीं रहा मैंने ऑप्शन बनाते समय। ठीक तो कुल मिलाकर कुछ बच्चों ने बताओ क्या गलती की। और नहीं सेकंड गोलमेज के बाद कौन सा गया?
तीसरा कराया, फिर ये आंदोलन कराया, फिर इसके बाद ये, फिर ये, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया था तुम्हें, मैंने पहले ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, अब ये पढ़ाया। डेट देखने में गलती की थी। क्वेश्चन अच्छा है, चाहो तो फोटो खींच सकते हो, शुल्क नहीं लूंगा मैं आपसे, ठीक है? हाँ। दीपावली समझ में नहीं आया क्या? आया पढ़ा है तो कैसे? कैसे बताओ? ऐसे इनकी डेट लिखो, 1 1932 सितंबर से नवंबर 1931 सांप्रदायिक पंचाट। सितंबर लिख दिया? अच्छा सितंबर से नवंबर, अच्छा दिसंबर तक ले लो तुम। अच्छा सही है मैडम, लेकिन सितंबर से काम हो रहा है, सोच के तो नहीं। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 पुनः पैक्ट सितंबर 1932। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डेट वेट नहीं पूछी जाती, एक ही क्वेश्चन में 5 चीजों को सेट कर लिया जाता है और हम खूब पढ़ के जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। देखो तो तुमको भी तुमसे मिस्टेक होगी, अरे ऑप्शन ध्यान में नहीं रहा। आगे बढ़े, हेडिंग डालो। अच्छा रुकूं, मैं प्रतिदिन आपको रोज कम से कम 2-3 क्वेश्चन रोज पूछ जाता हूं, और इससे क्या होता है कि उस दिन में किस प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं उसको पता चल जाता है, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अरे इसको निशानों साथ दो या देख मोबाइल लेना से लगा, जैसे को प्रोग्राम लगाओ, ठीक है? आगे बढ़े, चलो दोस्तों हेडिंग डालो, गांधी जी का हरिजन अभियान। गांधी जी का हरिजन अभियान। हाँ भाई दोस्तों देखो बात यह है कि गांधी जी को पता था क्या कि ये अस्पृश्यता के कारण मेरा समाज टूट रहा है, मुझे बताना है। जेल में थे, ये बात सितंबर 1932 की थी, जेल में रहते हुए भी गांधी जी ने कहा कि नहीं अस्पृश्यता को तो मैं नहीं रहने दूंगा। अतः उन्होंने अस्पृश्यता रोकने के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या है बताओ? छुआछूत को रोकना। धीरे धीरे बाद में ये संस्था बहुत लोकप्रिय हुई और इसको कहा गया, जो आपकी परीक्षा में आया था, हरिजन सेवक संघ। ये पूछा गया था कि स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। इसके बाद गांधी जी ने जो दलित है उनके लिए कहा था कि आप उनको दलित मत कहिए, ये अपमान है उनका। इन्होंने दलितों के शब्द पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें हरिजन कहा। हरिजन यानी ईश्वर के जन, जो ईश्वर की बातें सहन करते हैं, ईश्वर के लोग। नाम दिया 1 जनवरी 1933 में गांधी जी ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था हरिजन। समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद जब वो सितंबर में रिहा हुए 1933 में उनको छोड़ दिया गया, रिहा हुए तो किस आश्रम में पहुंचे? वृद्धाश्रम में पहुंचे। ये कहां पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र। बड़े दुखी मन से महाराष्ट्र के वृद्धाश्रम में देर करने का बस एक काम है, वो सब बाद में, और वो है हरिजनों के साथ में अस्पृश्यता समाप्ति। नवंबर 1933 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध हरिजन यात्रा की, हरिजन यात्रा प्रारंभ की, और 1934 1 अप्रैल 1934 जिस दिन आंदोलन समाप्त हुआ था तक इन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया, लगभग 20,000 किलोमीटर यात्रा की और इस अस्पृश्यता को मिटाने का कार्य किया। गांधी जी और उनके साथी अनेक टोली बना ली थी, एक साथ कई गांव में जाते हैं, टोलियों में बैठे हुए थे, अनेक गांव में एक साथ, और उन गांव के अलग अलग हरिजनों के साथ बैठते, उनके साथ खाना खाते, उन्हें दान पुण्य करते, उनकी आर्थिक सहायता करते। घनश्याम दास बिरला ने इस समय गांधी जी को कार दे दी थी, गांधी जी कार से जाया करते थे, और साथ में जमनालाल बजाज ने गांधी जी को जो चेक दिए थे वो अनाज के लिए दिए थे। जहां भी जाते गांधी जी हर घर में, गांव के हर घर में एक मण उस जमाने का, बोले 40 किलो, वो उनको दिया करते थे, आर्थिक सहायता करते, उनके साथ भोजन करते। और इस प्रकार से देखते ही देखते छुआछूत जो था अगले 4 वर्षों में छुआछूत कमजोर पड़ने लगा, छुआछूत को नहीं मिटा। ये कमजोर पड़ा क्योंकि एक ऐसी परंपरा है, जब व्यक्ति को आदत पड़ती है, समाज को आदत पड़ती है तो फट से मिट जाती है।
हालांकि अलग बात है कि स्वर्ण हिंदुओं ने गांधी जी की आलोचना की, उन्हें धर्मभ्रष्ट बताया, यहाँ तक कि उनकी कार पर बम भी डाले गए। लेकिन गांधी ने कहा कि इस बहाने यदि मेरी मृत्यु हुई तो मैं सच में मेरी मृत्यु के लिए सार्थक हो जाऊंगा। तो गांधी जी ने इस प्रकार से हरिजनों का, छुआछूत का हटाने का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया, जिसे हम हरिजन अभियान कहते हैं। दिखा दूं? लिखें दोस्तों, लिखें। गांधी जी ने जेल में रहते हुए गांधी जी ने जेल में रहते हुए सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। इसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। गांधी जी ने दलितों को ईश्वर के जन या हरिजन नाम दिया। ईश्वर के जन या हरिजन नाम दिया। 1 जनवरी 1933 से हरिजन पत्रिका का संपादन शुरू किया। सितंबर 1933 में गांधी जी रिहा हुए। रिहा हुए, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र पहुंचे। नवंबर 1933 में वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। हरिजन यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी साथियों के साथ अनेक दल बनाकर अलग अलग गांव में जाते, अलग अलग गांव में जाते, हरिजनों के घर रुकते, उनकी आर्थिक सहायता करते, साथ भोजन करते। इस प्रकार अस्पृश्यता को कमजोर किया। स्वर्ण हिंदुओं ने गांधी जी की आलोचना की। स्वर्ण हिंदू मतलब ऊंची जाति के हिंदू। हाँ, स्वर्ण हिंदू, स्वर्ण हिंदू, सुवर्ण, सुवर्ण हिंदू, हिंदू, हिंदुओं ने गांधी जी की आलोचना की। स्वर्ण हिंदुओं ने गांधी जी की आलोचना की, उनकी कार पर बम डाले। बेटा इधर ना पूछेंगे कार कौन सी थी। उनकी कार पर बम डाले, लिख दिया। आगे लिखें। 1 अप्रैल 1934 तक गांधी जी ने 1 अप्रैल 1934 तक गांधी जी ने 20,000 किलोमीटर की हरिजन यात्रा की। 20,000 किलोमीटर की हरिजन यात्रा की। हम्म? अब कुछ पैदल भी थे, कुछ कार में भी थे, गांव में तो उनके घर रुके। अब आप तो क्या गांधी जी के पीछे पड़े हुए हो। अब दोस्तों यहाँ तक घटनाक्रम अपना समाप्त हो गया है। नया टॉपिक अपने पास में 1935 का अधिनियम सिलेबस में है नहीं, आपको मैं फालतू पढ़ाऊं नहीं है। आपके राष्ट्रीय आंदोलन ही है और नेता ही है, इसलिए कोई मतलब है नहीं उसका। पॉलिटिकल वाले जो मुझे पता है उनको ना सिलेबस में नहीं, क्यों। अब अपने ले जाकर टॉपिक 1937 में बचता है 1937 के चुनाव और उन्हें कांग्रेस की सफलता और विभाजन की समस्या। और इसके बाद में बात 1940 पर आ जाती है, पाकिस्तान प्रस्ताव एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। यही परसों कल बाजू आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा और देश की आजादी 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। नेताजी 2-4 बजे तो कुल मिलाकर 5 दिन में स्वतंत्रता आंदोलन अपना खात्मे की ओर है, काफी कुछ निपट गया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन नेता खत्म होने के बाद आपके एक मौर्यकाल प्राचीन भारत में, एक मौर्यकाल मध्यकाल में खत्म है। कुछ हाँ, मुगल मुगल खूब है और गुप्तकाल प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में तो एक टॉपिक का नाम है गुप्तकाल और मध्यकाल में एक है उसका नाम है मौर्यकाल। बाकी ना कुछ लेना ना कुछ देना। हाँ, आधुनिक भारत में 1800 की क्रांति आखिरी में करा दूं मैं, टेंशन मत लो। और जाते जाते राजा राममोहन राय की बात स्वामी दयानंद सरस्वती की बता जाऊंगा। काफी कुछ यानी जो सबसे टाइट पोर्शन, सबसे कठिन जो दौर था वो निकल चुका है। अब तो सरल सरल चीजें बची हैं, तो चिंता की बात है नहीं। हेडिंग डालो आप तो 1937 के चुनाव। हालांकि आपको तो कभी लगा नहीं कि कोई सिलेबस का कठिन दूर आया था, क्योंकि ये ऐसी सुबह होती थी शानदार और ऐसी शाम होती थी रंगीन अपनी। तो 1937 के चुनाव क्या चढ़ा रहे हो, मुझे पता है। ये चुनाव 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुए थे। इसी अधिनियम के अंतर्गत ये चुनाव हुए थे। इस अधिनियम की कुछ खास बातें जो पहले बता चुका आपको, जैसे भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाना था, बता चुका, बनाया जाना था। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या था, ब्रिटिश प्रांत इसमें मिले एवं कमीशनरी प्रांत इसमें मिले। अब इनका विलय का विलय अनिवार्य था कि ये तो पक्का मिलेंगे मिलेंगे, अनिवार्य था। परंतु देशी रियासतों का विलय ऐच्छिक था। अब यहाँ पंगा था, का विलय ऐच्छिक था। नियम था कि 50% देशी रियासतें मिले तो ही डोमिनियन स्टेट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। डोमिनियन स्टेट अखिल भारतीय संघ, जिसमें प्रांत भी शामिल होंगे, जिसमें देशी रियासतें भी शामिल होंगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश को चीफ कमिश्नर भी प्रांत कहते थे। तो ये शामिल होना जरूरी था। फिर ये काम कभी हुआ नहीं क्योंकि देशी रियासतें शामिल हुई नहीं, कभी डोमिनियन स्टेट बना। दूसरी बात थी दोस्तों कि केंद्र या संघ, जो भारत संघ था, भारत संघ या जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, ये दो ही होनी थी। इसमें वैध शासन है, दो ही कार्यपालिका बनाई जानी थी, जिसमें आधे भारतीय होंगे एवं आधे अंग्रेज होंगे।
तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करनी थी, दोहरा शासन, आधा भारतीयों का, आधा अंग्रेजों का। समझे? अंग्रेज बोले कौन? सिविल सेवा के जो अंग्रेज सदस्य। प्रांत जो है, प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और वहां क्या लागू कर दिया गया? सारी शक्तियां भारतीयों को, सारे विषय भारतीयों को, भारतीयों को। यहाँ शक्ति के बजाय विषय लिख देता हूं। सारे विषय भारतीयों को दिए। जब भारतीय लोग जो कि जनप्रतिनिधि होते थे, इसलिए जनता के प्रति पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अब ये खास बात थी तीसरी, इसी के लिए चुनाव हुए थे। तो भारत तीन चार बात है क्योंकि ये यहाँ का मानने वाली, वरना तो नहीं पढ़ता, शॉर्ट पढ़ा है मैंने। हाँ साहब। हाँ साहब। टोटल रियासतें 562 रियासतें थी, 94 छोड़ देता हूँ। डोमिनियन स्टेट तो बनाई नहीं ना, मतलब ये तो बनाई नहीं कभी, रियासत शामिल हुई नहीं। आप भी सोचो कि आप राजा हो किसी रियासत के, आप अपना राज सरकार को सौंप के फ्री क्यों ना चाहोगे, क्यों लाओगे? आपने मिलाया नहीं, किसी ने नहीं मिलाया, तो ये बनाई नहीं। टोटल रियासतें विदाउट कानून के भारत में संख्या थी 562। तो इस तरह से अपनी आज की क्लास में जो कुछ लिखा था वो लिख दिया है या नहीं लिखा? अच्छा, लेकिन आपने जारी है। ओके। सारे विषय भारतीयों को दिए, बावली सारे हैं, क्योंकि मैं पहले सारी शक्तियां लिख रहा था। हंस रहे थे। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास में दीजिए इजाजत, नमस्कार, मिलते हैं कल।